मैं विष्णु कुमार द्विवेदी आपका अपने श्री ब्रह्मदेव क्लासेस ऑफ एक्सीलेंट एजुकेशन बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज फिर से हम एक नए विचार के साथ आगे बढ़ेंगे और चीजें को सीखेंगे। तब तक आप इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ या अपने साथियों के साथ कहीं ना कहीं शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जब हम साथ साथ पढ़ते हैं तो साथ साथ सफल होते हैं। और जो साथ में और सफल होने का जो आपका गुण है या आपका वजह है, वह दुनिया की किसी की नहीं है। अगर आप किसी यात्रा में जाएं, अगर किसी कहीं भी जाएं और वहां पर आपके साथी भी हों, तो सफर का जो मजा है पूरा हो जाता है। तो एक मंत्र मैं आपको यहाँ देना चाहूंगा। भले ही आप सफल हो या ना हो, जो अनुभव आपको मिलेगा वह बेमिसाल होगा, दमदार होगा। साथियों, कौन कहता है कि आसमान में बच्चों सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक तबीयत से पत्थर तो उठा के फेंक, तबीयत से तबीयत से पत्थर को उठा के फेंकिए यारो। और और पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अपने इस प्यार भरे और अपने जो भी व्यूज हैं हमारे चैनल के अंदर, वो आपके बदौलत है। साथियों, आपका प्यार और आपकी जो कर्तव्य परायणता है, कहीं ना कहीं इन चैनल को आगे बढ़ाने के लिए श्रेय जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो बिना किसी देरी के आज हम शुरू करते हैं साथियों अपना बहुत ही खास लेक्चर। इसमें आप पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट का सेकंड पार्ट। ट्रांसफर ऑफ हीट के लिए जो पहला पार्ट था पहले ही बच्चों कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ हीट कुछ और चीजें जो बहुत ही दमदार, बेमिसाल और बहुत ही जोरदार तरीके से पढ़ेंगे। चलिए, बिना किसी देरी के हम अपने दूसरे लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 1 तो कवर हो गया है। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, एक बार जाइएगा और उस लेक्चर को अवश्य देखिएगा, क्योंकि सभी बातों को जब तक आप ढंग से सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं मित्रों, तब तक बात नहीं बनेगी साथियों। चलिए, इन दिस लेक्चर we will came to know, we will cover the different topics here. So we will recap this topic. Okay, this topic would be recapped by me. Just a second. चलिए, so हमने कल पढ़ा था कंडक्शन तक। ठीक है, हमने कल कुछ चीजें पढ़ी थी कि जो बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन था, इसके साथ साथ हमने थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ा, हमने कंडक्टिविटी पढ़ा, हमने कंडक्शन के प्रोसेस को पढ़ा, हमने थर्मोडायनेमिक्स के एक इंट्रोडक्शन को पढ़ा। साथ ही इसके अलावा हम सीखेंगे, हम बच्चों सीखेंगे, हम कुछ नई चीजें यहाँ पर आज सीखेंगे। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड दीजिए बच्चों। Let me share my PDF once again. So यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से, तो आपको पता लगेगा कि इन्वेस्टिगेशन स्किल्स हम बच्चों की यहाँ डिस्कस करना चाहेंगे। यहाँ पर कहीं ना कहीं वह इन्वेस्टिगेशन स्किल्स को बूस्ट अप करना चाहेंगे। आप अगर देखते हैं कि कॉन्वेक्शन, जो पानी या किसी भी लिक्विड में हीट का जो ट्रांसफर होता है बच्चों, वो किस तरीके से साथी होगा, तो यहाँ हम देखेंगे पिंकी क्रिस्टल्स के हिसाब से जब हम फ्लास्क के अंदर वो चीजें डालेंगे, तो कहीं ना कहीं का ट्रांसफर किस तरीके से होगा, हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक के, इस लेक्चर के अंदर बच्चे देखेंगे। अब इसके अलावा हम यह भी डिस्कस करेंगे पानी
जो है वो एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कैसे है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कैसे, ठीक है। जबकि पानी जो है हीट को यानी कि आग को बुझा देता है, फिर भी बच्चों ये पुअर कंडक्टर कैसे हुआ। साथियों, इसके ऊपर आज बहुत ही बृहद चर्चा करेंगे। चलिए, इन्वेस्टिगेटिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बाय अ ब्लैक सरफेस। आप देखते हो कि ब्लैक बॉडी सरफेस जो है वह क्या होती है। ब्लैक बॉडी जो है वो एक ऐसा ही स्पेशल टाइप ऑफ कंडीशन है, एक हाइपोथेटिकल केस है। जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है वह एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप एक ऐसी हाइपोथेटिकल कंडीशन मान लेते हो, ये कोई भी बॉडी नहीं है। वो क्या है बच्चों, वो पूरा का पूरा एक फिनोमिना होता है, पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप क्या करोगे, कुछ चीजों को पढ़ोगे कि दैट स्पेशल टाइप ऑफ बॉडी which totally absorb the heat and it will radiate the 100% amount, क्लियर है। 100% हीट अमाउंट को क्या कर देगी, वो दोबारा से या तो रेडिएट कर लेगी या तो एब्जॉर्ब कर देगी, ठीक है। अच्छा, ब्लैक क्या करेगी, ब्लैक बॉडी होगी तो क्या करेगी, वो सारी की सारी लाइट को इमिट कर देगी, क्लियर है। इसी कारण से आप देखते हो कि जो भी आपको छाते होंगे, ठीक है, छाता जो होते हैं या मोस्टली जो बैग्स होते हैं, मोस्टली जो आपके डार्क कलर के जो कपड़े होते हैं उनके अंदर आपको ज्यादा गर्मी महसूस होती है, क्योंकि वह ब्लैक बॉडी रेडिएशन की वजह से आपको देखते हैं, ठीक है। कृष्ण कहीं ना कहीं कृष्ण काले सर्विसेज को कहते हैं, काला कहते हैं, याद रखिएगा। हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि ब्लैक सरफेसेस जो हैं उनमें एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन कैसे होता है, क्लियर है चीजें, ठीक है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मटेरियल हम करेंगे जिसको लेस्ली क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं साथी, हम लेस्ली क्यूब कहते हैं। लेस्ली क्यूब एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है जो ब्लैक बॉडी या ब्लैक रेडिएशन की हम कहीं ना कहीं स्टडी करते हैं। देखिएगा बच्चे, इसके अलावा हम बात करेंगे आज, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इमिशन ऑफ रेडिएशन, जो रेडिएशन है उसका इमिशन ब्लैक बॉडी के केस में जो लेजिल क्यूब है उसके अंदर कैसे होता है। इन सभी बातों को चर्चा का विषय बनाएंगे साथी। चलिए, नेक्स्ट हम कवर करेंगे, इसके अंदर क्या कवर करेंगे, कन्वेक्शन कवर करेंगे। कन्वेक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम अगर देखें तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर बच्चों आप देखोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डेली यूज की जो चीजें हैं, जैसे कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, इलेक्ट्रिक केतली है, एयर के कंडीशनर है, एसीज वगैरह है ना। रेफ्रिजरेटर जो कैविटी होता है, इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं कैसे काम करता है। वैक्यूम फ्लश कैसे काम करते हैं, जो फ्लास्क होते हैं वो कैसे काम करते हैं। इसके अलावा हॉट वाटर बॉडी का जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ द हॉट वाटर बॉडी, ट्रांसमिशन प्रोसेस उसके अंदर किस तरीके से होता है। और यह ट्रांसमिशन प्रोसेस क्या है, हीट का ट्रांसमिशन प्रोसेस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये कैसे संभव है कि ऐसी चीजों में हीट का ट्रांसफर किस तरीके से होता है, एडियाबेटिक बॉल्स किस तरीके से काम करती हैं, है ना। इन सभी बातों को हम जल्दी पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इसके अलावा हम लिक्विड्स के अंदर हम देखेंगे कि जो कॉन्वेक्शन है वह सी की एक्वेटिक लाइफ को किस तरीके से बैलेंस करता है, किस तरीके से चलायमान रखता है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल आल्सो डिस्क्राइब द ऑफ लैंड सी, ठीक है। यहाँ जो तटीय क्षेत्र होते हैं उसमें सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, यानी कि कहीं ना कहीं जो हवाओं का आदान प्रदान है वह किस तरीके से होता है, साथ ही इसके अलावा कॉन्वेक्शन जो है स्पेस हीटिंग में किस तरीके से रोल अदा करता है उसको हम देखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट ऑफ टॉपिक्स ऑफ एप्लीकेशंस वगैरह देखेंगे जो हीट ट्रांसफर के होंगे, बेसिकली कॉन्वेक्शन के होंगे और रेडिएशन। इसके साथ साथ हमने कई सारी चीजें कंडक्शन के हिसाब से भी पढ़ी,
जो चिड़िया वगैरह होती हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, वो कहीं ना कहीं किस तरीके से फ्लाई करते हैं और अपने बॉडी को कैसे रेगुलेट करते हैं अंडर द सीवर कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, वहां पे हम पढ़ने वाले हैं। चिड़िया का एक केस लिया था हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर, तो कहीं ना कहीं इन चीजों को बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। और जो थर्ड जो आपका होगा वो क्या कहेगा, थर्ड वाला जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लोबल कंडीशनिंग पढ़ेंगे, ग्लोबल इश्यूज पढ़ेंगे, जिसके अंदर सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है जो होता है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, चलिए। So without wasting our time, we will know that heat is an important source of energy and it is necessary for the survival. चाहे वो एक्वेटिक लाइफ हो, चाहे वो कोस्टल लाइफ हो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल लाइफ हो, कहीं ना कहीं heat is very important for the survival and for the different types of। आप देखते हो कि जो अर्थ सरफेस अगर इसको मान लें तो इसके चारों तरफ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वह इसकी सतह को बच्चों गर्म बनाए रखती है। यह ग्लोबल वार्मिंग की छोटे केसेस की वजह से, या हम कहें जो गर्मी है, जो अर्थ के चारों तरफ की गर्मी है, वह CO2 की वजह से होता है। बट जब CO2 की मात्रा जब हमारी कहीं ना कहीं पर्यावरण में बढ़ जाती है तो वहां पे ग्लोबल वार्मिंग होता है। कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल केसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस वगैरह जो है, या फिर हमारे द्वारा जो CFC लिमिट करी जाती है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ओजोन के डिप्लीशन या फिर ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम इन सभी बातों को आप एक कॉपी और पेन लेकर हमेशा बैठिएगा साथियों, और हम विस्तार से पढ़ेंगे सारी चीजें, विस्तार से ढंग से पढ़ने वाले हैं, बिना किसी देरी के हम कवर अप करेंगे सभी चीजों। चलिए, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे इन सभी बातों को हमने कंडक्शन के हिसाब से बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ढंग से पढ़ी। ठीक है, इसका एक लेक्चर आपको, बेस्ट लेक्चर आपको मिल जाएगा अपने यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर श्री ब्रह्मदेव क्लासेस में, सब में बता सकता हूँ। यहाँ पर आप अगर देखोगे तो एक न्यूमेरिकल बनता है, जो हमने पिछला आपको पढ़ाया था, कहीं ना कहीं क्या पढ़ाया था आपको, मैंने के निकालने के लिए पढ़ाया था। उसके लिए आप देखते हो कि जो के है, यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी का जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, वह किस तरीके से काम करता है। A इज इक्वल टू होता है Q, दैट इज हीट, डिवाइडेड बाई T, दैट इज टाइम, इनटू L, that is length, divided by A, that is cross section area, and in the bracket T1 minus T2. So T2 is basically क्या होता है, छोटा टेम्परेचर होता है, T1 जो है बड़ा टेम्परेचर होता है in the general we can say. So we will utilize this formula to calculate the derivation, to calculate the numerical value. In the first numerical we will see that we have certain conditions. We have a brick of wall in the house, so its thickness is 25 centimeter and area is 20 meter square. So it is given that when we are transferring the heat from this system, so we can see that outside of the wall the temperature is 35 degrees Celsius, and inside the wall, inside the house, the temperature is 15 degrees Celsius. So we have to calculate, the ratio, find the rate, that is called ratio, time the ratio, heat the rate at which the thermal energy, आपको बताया है कि की वैल्यू क्या है, 0.6 वॉट पर मीटर पर केल्विन दिया गया है। चलिए आइए साथियों, जो हमने अभी अभी जो न्यूमेरिकल का जो फॉर्मूला पढ़ा था थर्मल कंडक्टिविटी के लिए, जो फॉर्मूला पढ़े, उसी का यूटिलाइज करके तो निकालने का प्रयास करेंगे साथियों। चलिए, आप जो अगर ऐसे बच्चे हैं जो अपना खुद करना चाह रहे हैं इस न्यूमेरिकल को, आप कोशिश करिएगा न्यूमेरिकल लगाने का प्रयास करिएगा, पॉज करिएगा वीडियो को और अपने से ट्राई करिएगा। जब नहीं आएगा तो आगे फॉरवर्ड करेंगे और चलिए। सो A इज इक्वल टू, हमें गिवन वैल्यूज जो दी है सबसे पहले हम लिखते हैं। A इज इक्वल टू होता है, तो यहाँ पे दिया गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 20 मीटर स्क्वायर,
एंड नाउ द नेक्स्ट वन क्या दिया गया साथी? नेक्स्ट वन आप देखोगे, ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड। जैसे आप एक बात यहाँ पर समझिएगा, आप एक बात यहाँ पे बच्चों समझिएगा कि यहाँ पर अगर आप देखो तो और भी वैल्यूज जो है, जैसे लेंथ, लेंथ क्या दी गई थी बताओ? लेंथ दी गई थी 25 सेंटीमीटर। तो वी विल कन्वर्ट इट इनटू मीटर, 0.25 या 0.25 मीटर। तो T1 इज 35 degree Celsius. So we will convert the temperatures to the Kelvin values. So we will add up from 273 the whole actual temperature. So 35 plus 273, it would be 308 Kelvin. So now similarly we can calculate the T2 by adding up. So it is 288 Kelvin. So we will, अच्छा एक बात और समझिए कि वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर आप निकालना चाहोगे तो डेल्टा टी जो होता है वो होता है T2 माइनस T1। तो विल कन्वर्ट, तो T2 माइनस T1 मतलब जब T2 बड़ा होगा, लेकिन यहाँ क्या है, T1 बड़ा है तो T1 माइनस T2 कर देंगे। क्लियर है चीजें? चलिए, T1 क्या है? T1 है 308 केल्विन, माइनस करेंगे 288 तो 20 केल्विन आ जाएगा, डेल्टा टी की वैल्यू है। अब यहाँ पे टी की वैल्यू भी दी गई 0.6 वॉट पर मीटर पर केल्विन। आप सभी वैल्यूज को गिवन फॉर्मूला के अंदर प्रयास करेंगे साथी। साथी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा, अगर इस फॉर्मूले के अंदर हम चीजों को रखेंगे तो आप समझोगे, आप देखोगे बच्चों, आप यहाँ पर देखोगे कि जो भी वैल्यूज हमने यहाँ रखी, 0.6 से जो है के है इंटू 20 है आपका एरिया मीटर स्क्वायर में दिया गया, 20 क्या है वेरिएशन का टेम्परेचर। इस पूरे T1 माइनस T2 को क्या ले लिया हमने, डेल्टा टी ले लिया है। उसी डेल्टा टी की वैल्यू 20 आया था जो। अब हमने लेंथ देखा है, 9 मीटर वाली वैल्यू रखी है 0.5, और इसको जब कैलकुलेट करोगे ना आप तो ये हो जाएगा 20 400, 400 गुणा 6 करेंगे तो ये 240 हो जाएगा। और 240 को हम जब इसको करेंगे, कहीं ना कहीं 240 को 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं जाएगा 9 टाइम्स, ठीक है, 9 टाइम्स जाएगा। और तो ये करीबन करीबन 96 टाइम जाएगा कभी। और कहीं ना कहीं आप इसकी वैल्यू देखोगे तो 960 वॉट आएगा, या हम कहें जूल पर सेकेंड आएगा साथी। इस तरीके से आप इससे रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल्स आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर सकते हो। आज जो हम चलेंगे बच्चों वो होगा कॉन्वेक्शन। कॉन्वेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, दैट इज थर्मल एनर्जी। आप कभी भी गैस के गुब्बारे को देखते हो, बैलून को देखते हो जिसमें गर्म हवा भरी है, वह ठंडी हवा से ऊपर की तरफ बढ़ती है, या हम कहें जैसे जैसे हल्की होती जाती है वह ऊपर रेस करती जाती है। और यह जो है हीटिंग या लाइटर से कनेक्ट रहती है। इसी तरीके से जो क्रैकर्स होते हैं, बड़े वाली लालटेन, वह भी जब आप जला देते हो तो तभी ऊपर उड़ती चली जाती है। और गैसियस, जब गैसेस निकलती है, गैसियस बैलून्स वगैरह होते हैं, ये सेम प्रिंसिपल पर कॉन्वेक्शन पर काम करते हैं। अब यहाँ पर आप समझोगे कॉन्वेक्शन क्या होता है। कॉन्वेक्शन इज बेसिकली अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी which is generally work on the principle of convection. So it is called, we can say, it is the transfer of heat in the fluids. So fluids are the liquids and so अगर इसमें यानी कि पानी या कोई भी लिक्विड है और गैसेस के अंदर, पानी के अंदर या गैसेस के अंदर जब ऊष्मा का प्रवाह होगा, वह किसके कारण होगा, वह बच्चों कॉन्वेक्शन के कारण होगा। ठीक है, क्लियर है चीजें? ठीक है, समझे? अच्छा, इसके अलावा अगर आप हॉट बैलून को देखोगे तो राइज करता है, ऊपर की ओर उठने का प्रयास करता है, जो संभव है कहाँ से संभव है, टेम्परेचर के वेरिएशन से संभव है। लेस डेंस से वह हाई डेंसर मीडियम से लेस डेंस मीडियम की तरफ जाता है, वह एक्सपेंड करता है
ऑन हीटिंग, गर्म करने पर एक्सपेंड करता है बच्चों। तो आप देखते हो कि कूलर जो लिक्विड है या गैस है, वह गैस टर्न होती है हीटअप करने पर, ठीक है, हीटअप करने पर टर्न होती है और कहीं ना कहीं एक्चुअल मोशन करती है जब आप हॉटर से कोल्डर रीजन की तरफ जाते हो, ठीक है। चलिए, आप यहाँ देखोगे कि कॉन्वेक्शन क्या है। कॉन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। याद रखिएगा, मैंने आपको क्या बताया था कि जो लिक्विड है उसमें ड्यू टू द विस्कोसिटी प्रॉपर्टी, इट इज the frictional force which is acting between the layers of the liquid। तो आप देखते हो कंडक्शन के केसेस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक रहते हैं और वहां पर एनर्जी का ट्रांसफर एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ड्यू टू द वाइब्रेशन हो जाता है। क्लियर है चीजें, वहां पर एनर्जी का ट्रांसफर मॉलिक्यूल्स कराते हैं विदाउट मोशन, विदाउट द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स और द एटम। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हम हीट कर रहे हैं, किसी भी चीज को हीट कर रहे हैं नीचे से, तो होगा क्या कि सबसे नीचे वाली लेयर गर्म होगी और गर्म होने पर इसके मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ उठेंगे, मोशन करेंगे और वह ऊपर की तरफ जाएंगे और दूसरी वाली लेयर की कांटेक्ट में आएंगे। वह जो दूसरी लेयर है वह अपने ऊपर वाली लेयर को क्या करेगी, कहीं ना कहीं हीटअप करेगी बच्चों। ऐसे करके पूरा जो लिक्विड है वह हीट हो जाता है। आप देखते हो मम्मी दूध गर्म करती है, सबसे पहले नीचे वाली पतीली से बूंदे निकलती हैं। पानी गर्म करते हो तो सबसे पहले नीचे नीचे बबल्स क्रिएट होते हैं और वह बबल्स स्टीम का रूप लेकर पूरे पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने के लिए कहीं ना कहीं क्या कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं ऐसा। चलिए, नेक्स्ट हम देखेंगे तो आप समझे कन्वेक्शन क्या है। कन्वेक्शन इज द हीट ट्रांसफर मेथड इन विच द मॉलिक्यूल्स एक्चुअली ट्रांसमिटेड टू द डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स, या जो फ्लूइड्स के पार्ट हैं वहां पर, एंड देन द होल सिस्टम गेट heated, get it in that manner। क्लियर है चीजें। नेक्स्ट, अच्छा चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से एक्सपेरिमेंट करके समझते हैं। आपने देखा होगा अपनी केमिस्ट्री लैब में जब आप 11th के अंदर थे तो आपने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करे। आज हम उसी में से कोई एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जिसमें हम कुछ चीजें लेंगे। एपरेटस हमारे पास एक फ्लास्क रहेगा, एक बर्नर रहेगा, एक हैंडल रहेगा, या हम कह सकते हैं एक कहीं ना कहीं स्टैंड रहेगा। क्लियर है चीजें। और कुछ चीजें लेंगे जो केमिकल्स होंगे, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे बच्चों। इसके इसको हम गर्म करेंगे, इसके क्रिस्टल्स को लेंगे, ठीक है। चलिए, let's take a beaker and 2/3 will be filled with water। Okay, so when we are burning the burner, okay, light up the burner and we have to slightly warm the water, and on warming the water we have to drop 2 or 3 or 4, maximum 4 potassium permanganate crystals in the water। So you will see such color of the water will be because of the crystals we are pouring down in the water। क्लियर। तो यह रंग किसका होगा, यह रंग होगा पोटेशियम परमैंगनेट का जो वहां पे दिखेगा, ठीक है। अब आप देखोगे क्रिस्टल्स जो हैं, जो फॉर्म हुए हैं, स्लीप हुए हैं, यानी कि कहीं रंग छोड़ रहे हैं, तो वह रंग फ्लेम के जलने के कारण आ रहा है। किसके कारण आ रहा है बच्चों, फ्लेम के जलने के कारण आ रहा है। चलिए, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि जैसे जैसे हम नीचे डाउन वर्ड देखेंगे बच्चों, वह क्या होगा, कलर स्ट्रीक्स जो होंगे, कलर के जो पैटर्न्स होंगे, वह करंट कैरी करेंगे, करंट कैरी करेंगे और यह लिक्विड करंट होगा या हम कहीं कॉन्वेक्शनल करंट होगा जो उसके अंदर बनेगा सर। चलिए चलिए, when the water at the bottom of the beaker get hot by raising the temperature of the burner, so it will expand and become lighter। हल्का हो जाएगा
और उसी कारण से यह ऊपर उठने लगेगा। अब देखते हो ना, जब लिक्विड गर्म करते हैं तो भाप बन के ऊपर हल्का होकर उठता रहता है। इसी वजह से वह जो है वह कोल्ड तो हो जाएगा, while the colder but the dense water moves downward। यहाँ पे आप एक बात समझो कि जो लिक्विड है वह अगर सॉलिड बनेगा, जैसे आइस बनेगा, तो वह नीचे की तरफ जाएगा। और जब सॉलिड जो है, यानी कि जो आइस है वह, या हम कह लें आइस को क्या कहते हैं बताओ, आइस को कहते हो आइस को क्या कहते हो बताओ, ड्राई CO2 बोलते हैं, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है कि नहीं। चलिए, अब हम जैसे सॉलिड को देखेंगे, सॉलिड जब गैस कन्वर्ट होगा या लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो ऊपर की ओर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेंगे और ऊपर की तरफ जाएगा। चलिए, इसको देखो, इसको देखो अगर आप, तो यहाँ पे आप देखोगे स्मोक क्या कर रहा है, स्मोक कॉन्वेक्शन से उड़ने का प्रयास कर रहा है। चलिए, यहाँ पे आप देखोगे स्मोक क्या है, दोनों के साइड से, यहाँ से क्या है, ये डेंसर स्मोक एक तरफ, और जैसे जैसे वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, हल्का हो रहा है या लाइटर स्मोक है, ठीक है, रेयरर स्मोक है, कह नहीं सकते क्योंकि यह लाइट वाला टॉपिक नहीं। जैसे जैसे इसका वजन घट रहा है तो वैसे वैसे यह ए वाली चीज से ऊपर की तरफ उठ रहा है। क्लियर है चीजें, समझ आ रही हैं चीजें, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आप देखोगे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे अभी याद आया है। व्हेन यू आर स्मोकिंग, नॉट यू, आई एम नॉट सेइंग टू यू, दोज स्मोकिंग पर्सन्स व्हिच यूजुअली, तो वहां पर तांबे को जो है वो बीड़ी के अंदर या सिगरेट के अंदर भरी रहती है, तो वह जो स्मोक आप इनहेल करते हो वह कैंसर, और वो डेंसर स्मोक आपके लंग्स के अंदर एल्यूवॉयली में इंसर्ट होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, इनहेलेशन, ठीक है। और जैसे ही आप उसके टॉम्बैको को या निकोटीन को इनहेल कर लेते हो, और वह इनहेल्ड जो है कहीं ना कहीं जब बाहर निकलता है तो वह CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो धुआं है, या कहीं ना कहीं का जो धुआं है जो कैंसीरियस होता है, वह जैसे आपको, जैसे लाइटर होगा ना, हल्का होगा, तो वह से वो नाक से बाहर निकलने का प्रयास करेगा ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, ठीक है। तो वहां पे डेंसिटी काम आई ना, धुएं वाली डेंसिटी काम आती है। चलिए, तो आपने क्या देखा लिक्विड्स के अंदर, जब लिक्विड जो है वो डेंसर है तो वह नीचे की तरफ जाएगा, उसका मोशन जो होगा टेम्परेचर का वह नीचे की तरफ होगा, या हम कह रहे हैं ठंडा पानी जो होगा वो उसका जो वेरिएशन होगा वो नीचे, ठीक है। जैसे जैसे वह गर्म होगा तो ऊपर की तरफ उठेगा, क्योंकि वह स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, या इट टेंड्स टू कन्वर्ट। क्लियर है। अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे बिना किसी देरी के बच्चों, हम बात करेंगे कॉन्वेक्शन इन द केसेस ऑफ एयर, ठीक है, कॉन्वेक्शनल करंट इन द केसेस ऑफ एयर। आप जानते हो कि गैसेस जो होती हैं गर्म करने पर बढ़ती हैं, गर्म करने पर गैसेस क्या होती हैं, एक्सपेंड करती हैं काफी। तो यही चीज तो मैं बताना वाला हूँ। आप देखो, जो कॉन्वेक्शनल करंट होते हैं इजीली सेटअप हो जाते हैं जब एयर में क्या होती है, डेंसिटीज के वेरिएशन होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं साथी। इस केस में आप देखोगे फिगर 9.8 में जो चीजें मैं बता रहा था वो इसी का एक एग्जाम्पल। चलिए, आप देख पा रहे हो, सही से समझ आ रहा है कि नहीं? तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने चैनल से जुड़िएगा। जो भी आपके साथी पढ़ रहे हैं बढ़िया से, उनको भी एक बार भेजिएगा ना इस चीज को, इस कहीं ना कहीं इस लेक्चर को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर भेजिएगा। चलिए, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साथी कि यूज ऑफ कॉन्वेक्शनल करंट कैसे चलता है, काम कैसे होता है ड्यूरिंग द कॉन्वेंशनल करंट। देखिएगा, यहाँ पे अगर आप बात करेंगे
के लिए, कॉन्वेंशनल करंट के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे इस करंट का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो अभी हमने शुरुआत में पढ़ा कि इलेक्ट्रिक गैस जो है उसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, गैसेस के अंदर, कूल हीटर्स के अंदर, थर्मल हीटर्स जो लगे होते हैं, है ना, इंडस्ट्रीज में, कहीं ना पावर प्लांट्स के अंदर, होम और ऑफिस के अंदर आप गर्म रखते हो चीजों को, ठीक है। सेंट्रल हीटिंग सिस्टम बिल्डिंग, क्लियर है, क्लियर है चीजें। सेंट्रल सिस्टम हीटिंग कहीं ना कहीं कह सकते हैं। कन्वेंशनल करंट जो होते हैं वह लार्ज स्केल पर नेचर में दिखते हैं हमें। आप देखते हो जो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज जल वाला कंडीशन है वह भी कन्वेंशनल करंट, कन्वेक्शन करंट से कहीं ना कहीं कन्वेक्शन करंट से संबंधित होता है। चलिए समझते हैं लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। वैसे तो आप पढ़े हैं, लेकिन साइंटिफिकली वी कैन सी लैंड ब्रीज क्या है, एक मोशन है, टेम्परेचर का ट्रांसफर है, या हम कहें कि करंट्स का ट्रांसफर है। जब लैंड एंड सी ब्रीज क्या होते हैं, कन्वेंशनल कन्वेक्शन की एग्जाम्पल है। आप देखते हो गर्म दिनों में क्या होता है, लैंड का टेम्परेचर, भूमि का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। ऐसी केसेस में जो सी है वह ठंडी होती है और लैंड गर्म रहता है, ठीक है। ऐसी केसेस में क्या होता है कि जो भूमि की जो गर्मी है वह हमारी जल के साथ, जल के आसपास वाले रीजन्स में फ्लो होने लगती है, और जो ठंडी हवा है वह जो है सी से ऊपर की तरफ, ठंडी से गर्म की तरफ उड़ने लगती है, ठीक है। यहाँ पर उल्टा केस बनता है, याद रखिएगा। सी ब्रीज में, सी ब्रीज में जो ठंडी हवा है वह गर्म हवा के क्षेत्र में आने लगती है, और यह गर्म हवा है वह ऊपर की ओर उठती है, और यह ठंडी जो हवा है वह गर्म हवा वाले क्षेत्र को ठंडा करती है। क्लियर है चीजें। ऐसे ही अगर आप सी ब्रीज के केसेस को देखें, ऐसे ही अगर आप लैंड ब्रीज के केसेस को देखेंगे बच्चों, तो आप पाएंगे कि जब यह सी जो है वह गर्म होती है, ठीक है, रात के समय लैंड जो है वह फास्ट कूलिंग हो जाती है, लेकिन जो गर्म पानी है या सी का जो पानी है वह गर्म रहता है। अब यह गर्मी ऊपर की तरफ उठती है रात के दौरान, क्लियर। अब क्या होगा, जैसे लैंड जो है वह कोल्डर रीजन वाली जो लैंड है उसकी ठंडक यहाँ पर या हम कहें, आपने पढ़ा था क्या कि जो गोल्डन रीजन है उसकी कोल्डनेस की जो वाटर रीजन है वो उसकी तरफ जाती है, ठीक है। जैसे आपने चाय के कप को पढ़ा था कि जब तक वह ठंडा नहीं होगा तब तक उसकी जो फ्लो ऑफ जो स्टीम है या भाप जो है या धुआं है वह हल्का रहेगा, जब तक वो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आते सर, ठीक है। चीजों को समझ रहे हैं, तो ये दोनों केसेस आपको क्लियर हो गए। एक को हम कहते हैं सी ब्रीज, एक को कहते हैं लैंड ब्रीज, ठीक है साथी। चलिए देख देख क्लियर करेंगे, चीजें क्लियर करेंगे। अब हम कुछ इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। आप देखोगे कि यह लैंड ब्रीज और सी ब्रीज जो है वो कोस्टल एरियाज में ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसी वजह से वहां पर टेम्परेचर का मॉडरेट टेम्परेचर होता है, ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा सर्दी होती है। ऐसे केसेस में जो गुजरात की एरिया है, जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, केरल का क्षेत्र है, सदर्न जो इंडिया है, या हम कहीं कोस्टल गुजरात का जो रीजन है, कहीं ना कहीं पुणे का जो रीजन है, मुंबई का रीजन है, वह एक ऐसा प्रदेश है, ऐसा एरिया है, वहां पर आपको मॉडरेट टेम्परेचर देखने को मिलता है। चलिए अब हम बात करेंगे कि जो कन्वेंशनल करंट है जो है, या कन्वेक्शन करंट जो है बच्चों, वे करंट कैसे हमारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स में इंक्लूड होते हैं, डेली के एप्लीकेशन में इन्वॉल्व रहते हैं। चलिए ग्लाइडिंग में आप देखते हो कि हवा में जब ग्लाइडर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं एरोप्लेन्स की कोन हैं, या हम कहें इनिशियल स्टेप्स हैं टू फ्लाई, ठीक है। ये छोटे छोटे
स्मॉल एरोप्लेन्स होते हैं जिसमें नहीं होता है, वो है ग्लाइडर, जो पायलट होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं एयर करंट की वजह से। ये सब भी पॉसिबल हो पाता है कन्वेक्शन से, कन्वेक्शन से हो पाता है। ठीक है, चलते हैं। जब गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं तो यही जो है वो कहीं ना कहीं आगे ऊपर की ओर उड़ाती हैं। तो ये ग्लाइडर्स जो हैं वो these are also the these are also the machines which are working on the principle of convection. ठीक है, चल। So why we are saying that? We are saying that because of the heating effect. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे जो जो चिड़िया हैं या जो बर्ड्स हैं, स्पेशली ईगल्स या हाइट्स वगैरह, वो बिना किसी फ्लैपिंग ऑफ द विंग्स के गर्मियों में भी वो बिना फड़फड़ाए अपने पंखों के घंटों तक उड़ते रहते हैं। यह पॉसिबल कैसे होता है? ड्यू टू द कॉन्वेक्शन का। क्लियर है चीजें? जो चिड़िया हैं तो वो अपने विंग्स को स्ट्रेच कर लेती हैं, सर्कुलर बना लेती हैं, याद रखिएगा इस तरीके से। तो एक बार फिर से दिखा, ये चिड़िया है, ये अपने पंखों को किस तरीके से सर्कुलाकार बना लेती है। जैसे कि ऊपर से उड़ेंगी ना सबकी, ये जैसे जैसे ऊपर से उठते नहीं वो इस तरीके से गोल घूमेंगी। और गोल घूमने का एक रीजन ये है कि आप क्या करोगे, अपने आसपास एक दायरा क्रिएट कर लेते हो जिसमें एनर्जी कंजप्शन कम रहता है और आप देर तक उड़ सकते हो। बातें समझ रहे हो? बातें समझ पाए कि नहीं? चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट साथी हम पढ़ेंगे कि चीजें बर्ड्स की सर्विस में कैसे होती हैं। जो हॉक होते हैं, बड़े बड़े गिद्ध होते हैं, पंचर, इसके अलावा ईगल हैं, बाज हैं, एक्सपर्ट्स थर्मल क्लाइंबर्स हैं। इसके अलावा जो जैसे जैसे गोताखोर होते हैं ना, ऐसे ऊपर भी उड़ने वाले ग्लाइडर्स होते हैं, क्लाइंबर्स। ठीक, तो वो भी कहीं ना कहीं उड़ते हैं, घंटों तक उड़ते हैं विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन करंट एंड द कन्वेक्शन प्रोसेस। क्लियर है चीजें? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या कि रेडिएशन क्या है। रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट, द मोड ऑफ ट्रांसफर इन व्हिच one place is getting heat from the source of the you can say the ultimate power source is the sun, or in the another case, so it is basically electromagnetic wave, EM waves, which is flowing in the direction, and it, we can say with none of the between them। ठीक है, आप देखिए कंडक्शन में क्या होता है कि करंट्स जो हैं या ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल जाता है। लेकिन हमने कॉन्वेक्शन के केसेस में पढ़ा कि वहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो खुद ही ट्रांसफर करते हैं, एक जगह से ले जाते हैं। लेकिन रेडिएशन के केस में आप ये देखें, कोई भी मीडियम, कोई भी मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, बट एनर्जी फिर भी ट्रांसफर हो रही है। ये कैसे पॉसिबल है? आप देखते हो कि जो अलाव की जगह है वहां से अलाव जो है वो फायर प्लेस से डायरेक्टली हम तक पहुंचता है, उसकी गर्मी हम तक आती है। इसी वजह से, क्योंकि जो रूम हीटिंग करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, गर्मियों के दिनों में तपिश ज्यादा होती है, गर्मियों के मौसम में बच्चों तपिश ज्यादा होती है। ऐसे केसेस में हम देखते हैं कि क्या होता है, रेडिएशन केसेस बनते हैं। हीट डज नॉट रीच अस बाय कंडक्शन बिकॉज कंडक्शन कैन नॉट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गैसेस। गैसेस के केसेस में वहां पे नहीं बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे आप देखो कन्वेक्शन भी नहीं बनेगा, क्योंकि कॉन्वेक्शन जो है वहां पे आप देखोगे कि जो हीट है या फायर प्लेस है वहां पे सभी डायरेक्शन कहीं ना कहीं हीट प्रोवाइड कराई जा सकती है। लेकिन अब आप देखते हो कि कॉन्वेक्शन के अंदर अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही केवल ट्रांसफर हो सकती है। सारी कहीं ना कहीं 360 डिग्री जो आपका रीजन है, ठीक है, उसके केसेस में हम यहाँ पर हीट ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है,
फिर ऐसी प्रोसेस हमें चाहिए होगी जो इस प्रोसेस की सारी कंडीशन को फॉलो करे, तो वह होती है रेडिएशन। क्या होती है साथी? रेडिएशन होती है। ठीक है, चलते। अब रेडिएशन क्या है? रेडिएशन आर इमिटेड बाय ऑल बॉडीज, द रेट एट विच द रेडिएशन आर इमिटेड डिपेंडिंग ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। ये फैक्टर क्या है कि रेडिएशन जो है या ऊष्मा का संचालन जो है या प्रवाह जो है वह कुछ कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि कपड़े का कलर या कोई भी ऑब्जेक्ट का कलर कैसा है, टेक्सचर उसका कैसा है, वह किस नेचर की क्लोथ के या किस नेचर ऑफ मटेरियल से बना हुआ है, वह डिपेंड करेगा कि सरफेस के टेम्परेचर की दूसरा एक कारण बनता है। आपने देखा होगा काले कपड़े पहने हो तो ज्यादा गर्मी, अगर व्हाइट शर्ट पहने हैं तो कम गर्मी। तो ये केसेस हैं कि कलर और टेक्सचर किस तरीके से है या किसी। दूसरा आपने पढ़ा कि सरफेस या किसी भी सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, वह भी टेम्परेचर जो है वो लागू रहेगा किस पर? रेडिएशन पर। ठीक है, समझ रहे हो? नेक्स्ट, सरफेस एरिया। चलिए, सरफेस एरिया के लिए हम समझते हैं कि अगर हम कपड़ों को ज्यादा एरिया में कवर अप कर दें, सूखने के लिए डाल दें, तो देरी से नहीं सूखेंगे, वो जल्दी सूखेंगे। ठीक है, चलते हैं। देखो, आपने क्या लिया था? एग्जाम्पल लिया था गर्म चाय का। वह तब तक ठंडी होगी जब तक वह किसी भी रूम के सराउंडिंग के टेम्परेचर को एक्वायर नहीं करती। ठीक है, चलते हैं। ये चीजें हमने पहले ही पढ़ रखी हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन द टेक्सचर कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, वी हैव टू नो दैट कि डिपेंड द रेट रेडिएशन है। चलते हैं। तो यहाँ पर आप चीजों को समझ पाए होंगे, बहुत ही उत्तम ढंग से समझ पाए होंगे साथी। मेरा ऐसा मानना है कि आप बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ पाए होंगे चीजों को। कल हम बच्चों इसके केसेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन सभी बातों को एक बार रिवाइज करिएगा घर जाकर, और हम चीजों को बहुत ही उम्दा तरीके से सीखने वाले हैं। ठीक है, यह 40 मिनट का 45 मिनट का लेक्चर आपको कहीं ना कहीं बहुत ही हेल्प करेगा, और चीजों को एक और बात समझते हैं। एक और जो चीज रह गई वह समझिए कि जो भी ऑब्जेक्ट हैं, जो भी रूम में हैं, तो वह जो है रेडिएशन ऑफ हीट में कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल फैक्टर अदा कर रही है। जैसे कि जो टेम्परेचर है किसी भी ऑब्जेक्ट का वह ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो सराउंडिंग की जो चीजें हैं वह भी हीट के ट्रांसफर में इन्वॉल्वमेंट कर रही हैं। किसी चीज से वह ट्रांसफर है, वह एब्जॉर्ब किया जा रहा है, वह ट्रांसफर होकर एब्जॉर्ब हो जा रही है, किसी चीज में वह इमिट हो जा रही है। तो ऐसी केसेस में आप देखोगे कि अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्बिंग बाय द वॉल्स ऑफ द what room, but in the case where there is the lower the temperature, the surrounding will be radiate the energy. Clear? ऐसे केसेस में क्या करोगे? रेडिएट करोगे। यही तो होता है फ्लास्क के अंदर। आप फ्लास्क के अंदर देखो, स्टील का फ्लास्क है, आपने यहाँ पे पानी भरा है साथी। ठीक है, यह पानी जो है वह ठंडा मान लेते हैं साथी। ठीक है, तो इसकी ठंडक को एडियाबेटिक वॉल्स होने की वजह से जो इंसुलेटेड होती हैं, मेटेलिक से मेटेलिक स्ट्रक्चर से मेटेलिक ऑब्जेक्ट होती है, यानी ग्लास का हम बैरियर लगा देते हैं कभी कभी। ठीक है, तो ऐसी केसेस में जो आपने ठंडा पानी भरा है उसकी ठंडक या कोल्डनेस जो है बाहर की सराउंडिंग से यहाँ अंदर की सराउंडिंग में आ नहीं पाती है। दैट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड, दैट विल नॉट बी दैट विल नॉट बी inside the surrounding of the flask। सो यहाँ पे आप देखते हो कोई भी ठंडा या गर्म वस्तु जो रहती है ड्यू टू द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ पर आप देखोगे कि मीडिया ना ही बाहर की हीट अंदर आ रही है, ना अंदर की हीट या कोल्डनेस बाहर निकल पा रही है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? आप समझ पाए होंगे कि
जो फ्लास्क है या है तो स्टील से या ग्लास से बनी, वो कहीं ना कहीं इस प्रोसेस को फॉलो करती है, थर्मोडायनेमिक्स की लॉ को मानती है। चलिए, क्लियर है चीजें? क्लियर, समझ रहे हो बातें? तो कल के लिए हम डिस्कस करेंगे कुछ नए टॉपिक्स, कुछ चीजें जो रह गई हैं आज के टॉपिक। तब तक आप अपना विशेष ध्यान रखिए और इस लेक्चर को दूसरों तक पहुंचाइए। जो नए बच्चे हैं लेक्चर को इस पूरे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएंगे। आपकी एक छोटी सी कोशिश हमारी मेहनत को आगे जरूर ले जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तब तक आप अपना भी ध्यान रखें। ब्रह्मदेव क्लासेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और वंदे मातरम।